Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Conference of Chief Ministers and Chief Justices of High Court. And this topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. तो देखिए हाल फिलहाल में 11th जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिसेस वाज हेल्ड. तो सारे जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस और अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट्स प्लस वो यूनियन टेरिटरीज जिनके चीफ मिनिस्टर हैं, लेजिस्लेचर हैं, जैसे कि दिल्ली और उनके चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल. तो इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस हाल फिलहाल में बुलाई गई जिसमें सारे हाई कोर्ट के चीफ जजेस प्लस सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई. एंड दिस वाज 11th सच कॉन्फ्रेंस. और ये जो मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, दैट वाज अटेंडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और ये जो मीटिंग थी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू डिस्कस ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स कि इंडिया में कैसे जुडिशरी को और बेहतर बनाया जाए. तो इसमें जिन बातों पे चर्चा हुई है वो मुख्यतः ये 5 बातें हैं. यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेज इन द कोर्ट्स, रिपीलिंग ऑब्सोलीट लॉज, पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल केसेस को कैसे कम किया जाए, इशू ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे एड्रेस किया जाए, प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल्स. तो एक एक करके सारे मुद्दों को देखते हैं. देखिए, यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज इन कोर्ट्स का जहाँ तक सवाल है, ये मैटर रेज किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. उन्होंने कहा कि अगर हम कोर्ट्स के अंदर लोकल लैंग्वेजेस को इनकरेज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है वो कानून को और कानून से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को समझ पाएगी. उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कानून बनते हैं, जो एक्ट्स बनते हैं, उनको भी लोकल लैंग्वेजेज में अगर पब्लिश किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ पाएंगे और इससे फिर जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम होंगे और अपने आप जो पेंडेंसी ऑफ केसेस के मामले हैं वो कम होंगे. और लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है बिकॉज ऑफ लॉयर्स एंड कम्बरसम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो भी कम होगा अगर लोग कानून को बेहतर समझेंगे तो. और उसके लिए ज़रूरी है कि कानून लोकल लैंग्वेज में पब्लिश किए जाए और जुडिशियरी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी लोकल लैंग्वेज में प्रमोट की जाए. इस तरह की व्यवस्था ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ में है. फॉर एग्जांपल फ्रेंच सोसाइटी, तो दे पब्लिश देयर सम इम्पॉर्टेंट लॉज इन इंग्लिश एज वेल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे पब्लिश इन फ्रेंच ऑल्सो. तो इसको इंडिया में भी क्यों नहीं लाया जा सकता, ये चर्चा की हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस. उसके अलावा उन्होंने बात की अबाउट रिपीलिंग ऑब्सोलीट लॉज. तो कई सारे ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे हैं जिनका आज के टाइम में सिग्निफिकेंस ख़त्म हो गया है. उनको हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है विथ सम न्यू लॉज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़. तो वहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया कि भारत सरकार ने लगभग इस तरह के 1450 ऑब्सोलीट लॉज को पिछले 7 सालों में बदला है, लेकिन स्टेट्स ने इस तरह के बस 75 ऑब्सोलीट लॉज को ही 7 सालों में बदला है. तो शेड्यूल 7 के हिसाब से जो स्टेट मैटर्स हैं उन पे तो स्टेट ही कानून बनाता है. अब उसमें भी कई सारे ऑब्सोलीट लॉज हैं, उनको भी बदलने की ज़रूरत है, लेकिन स्टेट समहाउ आर लेस एक्टिव और प्रोएक्टिव एज फार एज रिपीलिंग ऑफ ऑब्सोलीट लॉज आर कंसर्न्ड. उसके अलावा पेंडेंसी ऑफ केसेस पे सबसे डिटेल्ड तरीके से चर्चा हुई. तो लगभग 4.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन आर कंट्री इन डिफरेंट कोर्ट्स. अगर बात की जाए सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की तो लगभग 4 करोड़ केस सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं. हाई कोर्ट्स की बात की जाए तो लगभग 56 लाख केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तक में 70,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं. तो द नंबर इज़ क्वाइट ह्यूज, ओवरवेलमिंग. और ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, इसके पीछे जो मेन कारण है वो है वैकेंसी ऑफ जजेज पोस्ट. अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो 42% ऑफ द टोटल सैंक्शनड पोस्ट आर वैकेंट. अभी की भी बात की जाए तो 42% पोस्ट तो अभी भी वैकेंट हैं, जजेस की पोस्ट खाली हैं. तो नेचुरली पेंडेंसी ऑफ केसेस तो बढ़ेगा ही.
विद पेंडेंसी ऑफ केसेस में सबसे मुख्य बात जो निकल के आई वो थी वैकेंसी ऑफ पोस्ट। तो वैकेंसी ऑफ पोस्ट मामले को अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है विथ द प्रोविज़न ऑफ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर भी आपको डिटेल में समझना चाहिए। क्यों वैकेंसी ऑफ पोस्ट, हाई कोर्ट के अंदर 42% सीटें क्यों खाली हैं, उसके पीछे एक कारण है और मुख्य कारण है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। क्या है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, ये समझिए। ये एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में कि जुडिशियरी के अंदर, हायर जुडिशियरी खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी लोगों को अपॉइंट किया जाएगा उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बेसिक क्वालिफिकेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखा हुआ है। आपको एक बात याद होगी, जानते होंगे कि 2014 में सरकार ने एक कानून पास किया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर के, 99th अमेंडमेंट, जिसके हिसाब से एक 6 मेंबर की बॉडी होगी जो जजेस को, हायर जुडिशियरी के अंदर जजेस को अपॉइंट करेगी। लेकिन हमारी जुडिशियरी ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया, कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ इंटरफेयरिंग इनटू फ्री एंड फेयर फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियरी। तो उसको स्ट्राइक डाउन करने के बाद वापस से कोलेजियम सिस्टम को रीइंस्टेट कर दिया जुडिशियरी ने, जो पहले से चल रहा था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर के। तो कोलेजियम सिस्टम पे फिर एग्जीक्यूटिव्स ने क्वेश्चन उठाया कि ठीक है एनजेएसी तो आपने स्ट्राइक डाउन कर दिया, कॉलिंग इट एज एन इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस इन फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, लेकिन ये कोलेजियम सिस्टम किस तरीके से काम करता है, एग्जीक्यूटिव्स के पास कुछ पावर होगा कि नहीं होगा, अगर कोई नाम कोलेजियम रिकमेंड करता है तो उस नाम को रिजेक्ट करने का, इन सब को लेकर के फिर एक इनिशिएटिव लिया गया कि लेट अस डेवलप अ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, MOP, which will be a kind of agreement between judiciary and the executive या फिर government, which will be a set of guidelines for making appointment in the Supreme Court and High Court। कि चलिए कोलेजियम सिस्टम ही रहेगा, कोलेजियम रिकमेंड करेगी, लेकिन उसमें सरकार के क्या अधिकार रहेंगे, किन किन मामलों में सरकार रिजेक्ट कर सकती है नाम, इन सब को लेकर के एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर डेवलप किया जा रहा है एनजेएसी के रिजेक्शन के बाद। लेकिन आज तक MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, फाइनलाइज नहीं हो पाया, एंड दिस इज़ वन बिग रीज़न बिहाइंड पेंडेंसी ऑफ केसेस। क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस के पीछे मुख्य कारण क्या, वैकेंसी ऑफ जजेज, और वैकेंसी ऑफ जजेज के पीछे मुख्य कारण है नॉन फाइनलाइजेशन ऑफ MOP सो फार। तो इसी कारण से अगर कोई भी नया नाम प्रपोज करती है कोलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट, सरकार उसको जल्दी क्लियर ही नहीं करती, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्लियर नहीं है कि ये क्वालिफिकेशन होगा तो सरकार को मानना ही है। इस तरह की कोई भी क्लैरिटी नहीं है, और इस कारण से सरकार और जुडिशरी के बीच में आप कह सकते हैं एक तरीके से कि टग ऑफ वॉर चल रहा है। जुडिशरी ने एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया, सरकार अब जुडिशरी के कॉलेजियम द्वारा प्रपोज्ड कई सारे नामों पे अपॉइंटमेंट में डिले करती है, और इस चक्कर में अल्टीमेट नुकसान किसका हो रहा है, लोगों का। हमें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, एंड देयर इज पाइलिंग ऑफ केसेस, पेंडेंसी ऑफ केसेस। उसके अलावा अगला इशू है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ फैक्ट्स अगर आप याद रख पाओ तो 27% have a computer on judges' dais without video conferencing facility. Only 5% courts have medical facilities. 32% have separate record room only. 51% only have library. 26% of court complexes do not have separate ladies' toilet, and 16% do not have even toilet for gents. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है एट द स्टेट लेवल, विच विल नाउ लुक इनटू स्ट्रेंथनिंग ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। और इस रिगार्डिंग एक रिजोल्यूशन पास किया गया है इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। तो ये जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट की बुलाई गई थी, इसमें यह रिजोल्यूशन पास करके कहा गया है कि स्टेट लेवल पे एक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी जो जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में काम करेगी। अगला इशू है रिगार्डिंग प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल्स। तो अंडर ट्रायल्स आप समझते होंगे वो लोग जिनके खिलाफ अभी बस केस फाइल किया गया है बट उनका क्राइम अभी प्रूफ नहीं हुआ है, मतलब दे आर नॉट कन्विक्ट्स, उनके खिलाफ बस केस हैं अलीज तरीके से, बट दे आर येट टू बी कन्विक्टेड।
उनका गिल्ट अभी प्रूव होना बाकी है। इस तरह के लोग 76% हैं हमारे प्रिजन्स के अंदर। तो सिर्फ 23% ऐसे लोग हैं जिनका केस साबित हो चुका है, जिनका गुनाह साबित हो चुका है, हु हैव बीन कन्विक्टेड। 76% पीपल आर अंडर ट्रायल। से तो बहुत बड़ी बात है। आप सोचो, अब इनमें से जो भी इंसान बाद में केस गलत साबित हो जाएगा कि नहीं ये केस गलत था, इन्होंने सच में क्राइम नहीं किया, तब तक वो इंसान 5 साल 6 साल 7 साल जेल में ऑलरेडी बिता चुका होता है। तो उसके साथ कितना इनजस्टिस हो गया। और इस तरह के इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए हमें पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करना होगा, जल्दी जल्दी मामलों को निपटाना होगा, तभी तो जाकर के अंडर ट्रायल्स का प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। तो 76% प्रिजनर्स इन इंडिया आर अंडर ट्रायल्स। और इसको एड्रेस करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सजेस्ट किया इन दिस कॉन्फ्रेंस कि एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव अ कमिटी led by district judge to investigate each of these cases and if possible release under trial on bail। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो एक कमेटी बनाए जिसका काम हो कि जितने अंडर ट्रायल से उनको अगर हो सके तो बेल पे रिलीज़ किया जाए। उसमें इन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया कि पीपल्स सेंसिटिविटी इज टाइड विथ स्विफ्ट जस्टिस एंड दिस शुड नेवर बी इग्नोर्ड। भाई लोगों के सेंसिटिविटी को, संवेदना को हमें टिंकर नहीं करना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी न्याय नहीं मिलेगा तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे एंड पीपल विल स्टार्ट सेटलिंग डिस्प्यूट ऑन रोड्स थ्रू स्ट्रीट जस्टिस, यानी कि मारपीट से सॉल्व करने लगेंगे और समाज में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। देयर विल बी मोर कंगारू कोर्ट्स, देयर विल बी मोर खाप पंचायत्स। तो इस कारण से स्विफ्ट जस्टिस मिलना जरूरी है। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरह का कुछ आपसे मेंस में पूछा जा सकता है सवाल। जुडिशरी रिक्वायर्स सम अर्जेंट रिफॉर्म्स, डिस्कस द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंटली हेल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। और जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए उसके बेसिस पे आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल वर्कर्स डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरनेशनल वर्कर्स डे हर साल 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है, यानी कि कल का दिन जो बीता है वो 1 मई पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल वर्कर्स डे की तरह मनाया जाता है। इसी को मे डे भी कहते हैं। और इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि दुनिया भर के वर्कर्स के अधिकारों को हाईलाइट किया जा सके, उनके एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म किया जा सके या कम से कम किया जा सके। तो अब जरा देखते हैं कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये शुरुआत हुई इसकी। 1889 में मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में या पॉपुलरली सेकेंड इंटरनेशनल भी कहते हैं, उसने एक रिजोल्यूशन लिया था कि हम लोग इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। उस डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग डिमांड करेंगे कि किसी भी वर्कर को 8 घंटे से ज़्यादा काम ना कराया जाए और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दी जाए। और इसी डेमोन्स्ट्रेशन को हर साल याद दिलाने के लिए 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ध्यान से समझिए फिर से, एक सेकेंड इंटरनेशनल करके एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करती थी। उस सेकेंड इंटरनेशनल नाम की कॉन्फ्रेंस ने फैसला लिया कि हम दुनिया भर में प्रोटेस्ट करेंगे ताकि लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों के व्यू पॉइंट को कैप्चर किया जा सके टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ द वर्कर्स। कि देखिए वर्कर्स को 15-15, 16-16 घंटे काम कराया जाता है और दुनिया भर में एक ऐसे कानून बनवाए जाए अलग अलग देशों में कि किसी भी वर्कर को 8 घंटे से ज़्यादा एक दिन में ना काम कराया जाए और वर्कर को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी भी मिले। सो इस तरीके से इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाना शुरू कर दिया गया, यानी कि पूरे दुनिया भर में इस तारीख को हम इस कमिटमेंट को वापस से दोहराते हैं कि भाई किसी भी इंसान को 8 घंटे से ज़्यादा हमें काम नहीं कराना चाहिए। क्या है सेकेंड इंटरनेशनल, इसको ज़रा समझते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में आया, जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, यूएस में। वहाँ पे वर्कर्स को 15-15, 17-17 घंटे एक दिन में काम कराया जाता था। तो वहाँ पे डिमांड उठना शुरू हुआ कि वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को कम किया जाए, वर्कर्स को हरास ना किया जाए, उनको सिर्फ 8 घंटे काम कराया जाए। तो ये डिमांड पहले से उठ रहे थे इन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ लाइक जर्मनी, फ्रांस एंड यूएस एज वेल एज यूके।
इस डिमांड को दुनिया के अलग अलग देशों में ऑलरेडी ये डिमांड उठ रहे थे, तो वो अलग अलग जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे, मान लीजिए जर्मनी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रांस का ऑर्गेनाइजेशन है, इंग्लैंड का ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस का ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्कर्स के इस डिमांड को अपनी अपनी सरकारों के सामने रख रहा है। इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में मिल करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन या अम्ब्रेला एसोसिएशन बना लिया, एक लार्जर एसोसिएशन बना लिया, जिसका नाम है सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लंदन में बनाया गया और इसको कहा गया फर्स्ट इंटरनेशनल। तो 1864 में बनाया गया फर्स्ट इंटरनेशनल। सरल भाषा में कहें तो अलग अलग जगहों पे जो सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए डिमांड कर रहे थे, उन्होंने आपस में मिल करके एक अम्ब्रेला एसोसिएशन बना लिया जिसका नाम रखा गया फर्स्ट इंटरनेशनल। लेकिन फर्स्ट इंटरनेशनल 1876 में डिसॉल्व हो गया है। फर्स्ट इंटरनेशनल बना था बाय गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मार्क्स, क्योंकि आई होप आपको ये बात याद होगी कार्ल मार्क्स की। वो कहते हैं कि वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड राइज टुगेदर एंड ब्रेक द चेन्स। तो वो कहते थे कि वर्कर्स, पूरे दुनिया भर के वर्कर्स की एक ही आइडेंटिटी है। वो फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, जर्मन, वो सब बाद में हैं। ये नेशनलिज्म, रिलीजन, कल्चर, ये सारे के सारे जो आइडेंटिटी हैं, दीज आर फॉल्स कॉन्शियसनेस, जो बनाया गया है आपके ट्रू कॉन्शियसनेस यानी कि आपके वर्कर होने के कॉन्शियसनेस को दबा के रखने के लिए। तो कार्ल मार्क्स के सजेशन पे ही दुनिया भर के अलग अलग जो सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, वो साथ आए, उन्होंने बनाया फर्स्ट इंटरनेशनल। लेकिन 1876 में वो डिसॉल्व हो गया बिकॉज ऑफ सम आइडियोलॉजिकल रिफ्ट। इन फर्स्ट इंटरनेशनल के अंदर अलग अलग लीडर्स के बीच में डिफरेंसेज आने शुरू हो गए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि हमारा मेन गोल होना चाहिए वर्कर्स के लिए 8 घंटे का टाइम वर्किंग आवर्स फिक्स कराना, जबकि उसमें से कुछ लीडर्स का ऐसा मानना था कि वी नीड टू गो फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन एज मार्क्स हैड टॉक्ड। मार्क्स ने तो कहा था कि पूरी तरह से क्रांति आएगी और कैपिटलिज्म के बाद से देयर विल बी अ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एंड देयर विल बी द स्टेज ऑफ सोशलिज्म एंड दैट अल्टीमेटली विल लीड टू कम्युनिज्म, दैट विल बी एंड ऑफ हिस्ट्री। ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ प्रेज्यूमिंग कि आपको थोड़ा बहुत इन सब के बारे में आइडिया है। आई होप यू मस्ट बी नोइंग सच थिंग्स अबाउट मार्क्स। और कार्ल मार्क्स के आइडियाज से इंस्पायर होकर के फर्स्ट इंटरनेशनल बना, लेकिन फिर उसमें डिफरेंसेस के कारण फर्स्ट इंटरनेशनल टूट गया। 1889 में फिर इसी तरीके का एक दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसमें दुनिया के अलग अलग सोशलिस्ट पार्टीज और सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके बनाया सेकेंड इंटरनेशनल। और उन्होंने 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे की तरह सेलिब्रेट करना शुरू किया, ताकि पूरे दुनिया के कंसर्न को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके कि भाई किसी भी वर्कर को 8 घंटे से ज़्यादा काम कराना इनह्यूमन एक्टिविटीज़ होगी। लेकिन सेकेंड इंटरनेशनल भी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में डिसॉल्व हो गया, क्योंकि आपको एक बात और अच्छे से जाननी चाहिए कि जो सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म है इट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द सेंटिमेंट ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म बिलीव्स इन इंटरनेशनलिज्म। अभी मैंने आपको बताया कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि देशभक्ति की भावना, माइंड इट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कार्ल मार्क्स कह रहा है, चाहे देशभक्ति की भावना हो या फिर समाज में किसी भी कल्चर से आने वाली भावना हो, रिलीजन का या कास्ट का, ये सारी की सारी जो सेंटिमेंट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कॉन्शियसनेस हैं, दीज आर फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो नेशनलिज्म भी हमारे अंदर लाया गया है, ऐसा मार्क्स कहता है, ताकि हम लोगों की जो ट्रू कॉन्शियसनेस है एज ए वर्कर वो दबी रहे। तो नेशनलिज्म जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है हमारे ऊपर, तो फिर वी गो फॉर वॉर। अभी इंडिया और चाइना के बीच में एक कन्फ्लिक्ट जैसा माहौल है ना, जबकि दोनों ही साइड से जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं वो बेचारे तो सोल्जर्स हैं, मतलब दे डू नॉट हैव मच पावर इन देयर हैंड्स, राइट, दे आर फाइटिंग बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्स दैट कम फ्रॉम द टॉप। तो दोनों ही साइड के सोल्जर्स जो हैं वो गरीब हैं, ऐसा मार्क्स कहेगा, और उनकी प्राइम आइडेंटिटी ऐसी है कि हम गरीब हैं, हम वर्कर्स क्लास हैं एंड वी नीड टू रिवोल्ट टुगेदर, ऐसा मार्क्स कहेगा, राइट। तो मुद्दा यह है कि सोशलिज्म इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फोर्स कम्प्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और जब नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तभी वॉर्स लड़े जाते हैं, क्योंकि उस केस में आदमी अपना बेसिक कॉन्शियसनेस भूल जाता है कि वो वर्कर है, और उसकी नेशनलिज्म की कॉन्शियसनेस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तभी जाकर के वो वॉर के लिए इंस्पायर होता है। तो जब वर्ल्ड वॉर हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2, उसका मतलब ये है कि नेशनलिज्म का सेंटीमेंट काफ़ी हाई था, जिस कारण से सोशलिज्म का सेंटीमेंट वीक था। और यही कारण है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में, सिंस नेशनलिज्म का सेंटीमेंट हाई था लोगों के बीच में, द सेकेंड इंटरनेशनल गॉट डिसॉल्व्ड। एंड सेम स्टोरी विद द थर्ड इंटरनेशनल। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लेनिन के अंदर रसिया में रिवॉल्यूशन आया और लेनिन ने वापस से
कम्युनिज्म और सोशलिज्म के आइडियाज़ को पूरे दुनिया भर में प्रमोट करने की कोशिश की। 1919 में उन्होंने इस तरह का एक थर्ड इंटरनेशनल ग्रुप बनाया। थर्ड इंटरनेशनल सिमिलरली लाइक फर्स्ट और सेकेंड इंटरनेशनल विच वॉज ए ग्रुप ऑफ the like-minded organizations across the world which wanted to work in the field of लेबर राइट्स। ये थर्ड इंटरनेशनल भी तब तक चला जब तक वर्ल्ड वॉर टू शुरू नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में थर्ड इंटरनेशनल फिर डिसॉल्व हो गया। आप सोचो हिटलर का जो नाजीज़म था या मुसोलिनी का जो फासिज्म था, दैट वाज एक्सट्रीम नेशनलिज्म। और फासिज्म हो या नाजीज़म हो, दे हेटेड सोशलिज्म द मोस्ट, क्योंकि सोशलिज्म फासिज्म या नाजीज़म को एक फॉल्स कॉन्शियसनेस बोल करके रिजेक्ट कर देगा। तो कार्ल मार्क्स वुड से कि ये सब तो फर्जी है, नाजीज़म और फासिज्म ये सब इसलिए है ताकि तुम्हारी जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है ऑफ वर्कर उसको दबाए रखा जा सके। आई अंडरस्टैंड, मैंने कई सारी टेक्निकल बातें बोली हैं, जिन लोगों का भी पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशियोलॉजी ऑप्शनल रहा होगा वो तो समझते होंगे। बाकी स्टूडेंट्स आई डोंट नो आपको कितना समझ आया। अगर समझ आया तो लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, ये कि खासकर ये वाली बात कि नेशनलिज्म का सेंटीमेंट हाई होता है तो वॉर्स होते हैं, और नेशनलिज्म का सेंटीमेंट जब जब हाई होगा तो सोशलिज्म कमज़ोर होगा, एंड वाइस वर्सा। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? उसके अलावा आपको एक और बात समझनी चाहिए कि लेबर डे इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन यूएस जिसका नाम है हे मार्केट केस। तो देखो 4 मई 1 मई नहीं 4 मई 1886 को कुछ लेबर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे शिकागो के हे मार्केट स्क्वायर में। एक चौराहा जैसा है शिकागो के अंदर जिसका नाम है हे मार्केट स्क्वायर। वहाँ पे कुछ लेबर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड दे वर डिमांडिंग 8 आवर्स अ डे वर्क। फिर इस प्रोटेस्ट के दौरान थोड़े दंगे हो गए और लोगों ने पुलिस के ऊपर बम फेंक दिया। अब उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई की गई और 8 लेबर लीडर्स को उसका गिल्टी पाया गया, एंड दीज लेबर लीडर्स वेर सेंटेंस्ड टू डेथ इवन विदाउट एविडेंस और इवन विदाउट प्रॉपर स्पेस टू एक्सप्लेन देयर व्यू पॉइंट। तो इन 8 लेबर लीडर्स को फांसी की सज़ा सुना दी गई। तब से इन 8 लेबर लीडर्स को हम लोग हे मार्केट मार्टायर नाम से जानते हैं, और इन 8 लेबर लीडर्स को याद करते हुए भी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता। तो याद रखना इंटरनेशनल लेबर डे का 2 सिग्निफिकेंस है। पहला है सेकेंड इंटरनेशनल से एसोसिएटेड है, दूसरा है हे मार्केट मार्टायर्स से एसोसिएटेड है। लेकिन हे मार्केट वाला जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है इट हैपेंड ऑन 4th मई नॉट ऑन 1st मई। इट हैपेंड इन यूएस। अगर इंडिया के अंदर बात की जाए इंटरनेशनल वर्कर्स डे तो ये 1923 से मनाया जाना शुरू किया गया जब लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने इसको इंडिया में सेलिब्रेट करना शुरू किया। और इसको पहली बार इंडिया के अंदर MS चेटियार नाम के एक कम्युनिस्ट लीडर ने सेलिब्रेट करना शुरू किया 1 मई को। और 1 मई को तब से हमारे देश के अंदर नेशनल हॉलीडे रखा जाता है जस्ट टू सिंबलाइज द एफर्ट्स ऑफ वर्कर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर क्लास, और उनके प्लाइट पे लोगों का व्यू पॉइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो 1 मई को लेबर डे की तरह मनाया जाता है ताकि लेबर्स के एक्सप्लॉयटेशन को कम किया जा सके। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट करेंगे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का, जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस का, फ्रॉम टुडे यानी कि 2 मई टू 4th मई। और ये जो विजिट है काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं जब वो जर्मनी या फ्रांस में होंगे तो उम्मीद है कि रसिया यूक्रेन वॉर पे वो कुछ स्टेटमेंट्स देंगे जिससे इंडिया का स्टैंड और ज़्यादा क्लियर होगा ऑन दिस क्राइसिस। अभी तक बहुत इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाया हुआ है, आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक साइलेंस मेंटेन किया हुआ इस पूरे मुद्दे पे। रसिया और यूक्रेन के बीच में एक बैलेंस बनाया हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी क्या स्टेटमेंट देते हैं जर्मनी में या फिर फ्रांस में वो देखना होगा इस मुद्दे पे, क्योंकि मेनली इसी मुद्दे पे चर्चा होगी। अभी ये जो आर्टिकल जो मैं कवर कर रहा हूँ उसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, एस जयशंकर हु इज़ आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एस जयशंकर साहब को भेजना चाहिए, इज़ मोर क्वालिफाइड टू एड्रेस सच इशूज। अब वो सब तो सेकेंडरी मैटर है। मुद्दा ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं, आने वाले 2-3 दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होंगी जर्मनी और फ्रांस में वो मैं आपको फिर न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताऊंगा। जर्मनी फ्रांस के अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी डेनमार्क भी विजिट करेंगे, और डेनमार्क विजिट करने के पीछे मुख्य उद्देश्य होगा
टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट। तो सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट क्या है उसको समझने से पहले समझते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो ये 5 देश मिलकर के बेसिकली नॉर्डिक कंट्रीज़ कहे जाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। और इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ के बीच में पहला समिट हुआ था 2018 में, और अब 4 साल बाद दूसरा इंडिया नॉर्डिक समिट कंडक्ट कराया जाएगा। अगर नॉर्डिक कंट्रीज़ का सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस में काफ़ी आगे हैं, यानी कि कार्बन लेस एनर्जी प्रोड्यूस करने में काफ़ी आगे हैं, मैरी टाइम सॉल्यूशंस में आगे हैं, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में आगे हैं, हेल्थ या लाइफ साइंसेज में आगे हैं। तो इंडिया नॉर्डिक कंट्री समिट से इंडिया को इन मुद्दों पे फ़ायदा हो सकता है। देखेंगे इंडिया नॉर्डिक समिट से क्या आउटकम्स निकल के आएंगे, उसको भी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करूँगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट MOU बिटवीन ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड डिगबॉय फॉरेस्ट डिवीजन, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है डिगबॉय फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच में। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बदौलत Oil India Limited will be engaged into carbon sequestration and restoration of degraded forest land in Digboy Forest Division. And this initiative will be taken under Oil India Limited Corporate Social Responsibility Project Vasundhara. देखिए फिर से समझते हैं। देखो, सेक्वेस्टरेशन होता क्या है। कार्बन सेक्वेस्टरेशन का एकदम सरल मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर से CO2 या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस को कैप्चर करना और उसको फिर ग्राउंड में स्टोर करना। अब वो नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं, ज़्यादा पेड़ पौधे लगा करके, या फिर आर्टिफिशियल तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से ये जो मान लो फैक्ट्री है उसके इस चिमनी से आपने कैप्चर किया प्लूम को जिसमें CO2 और उसको कैप्चर करके आपने अर्थ में बरी कर दिया। ओशन सेक्वेस्टरेशन भी कर सकते हैं। ओशन के अंदर से आपने कार्बन कंटेंट को निकाला और सेक्वेस्टरेट कर दिया, अर्थ के अंदर बरी कर दिया। सो सच अप्रोचेज आर नोन एज कार्बन सेक्वेस्टरेशन विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन आर एटमॉस्फेयर। अब नेचुरल तरीके से भी हो सकता है कार्बन सेक्वेस्टरेशन, अगर आप पेड़ पौधे लगाएं तो। आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकता है अगर आप किसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो, टू कैप्चर CO2 एंड बरी इन द ग्राउंड। अब यही करने वाली है ऑयल इंडिया लिमिटेड इन दिस डिगबॉय फॉरेस्ट डिवीजन। कार्बन सेक्वेस्टरेशन करने वाली है और वो मेनली नेचुरल तरीके से करने वाली है, ज़्यादा पेड़ लगा करके। और इसके लिए एक MOU साइन हुआ है डिगबॉय फॉरेस्ट डिवीजन और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच में। और ऑयल इंडिया लिमिटेड ऐसा कर रही है अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट जिसका नाम है वसुंधरा। The next article is about our new army chief, and this topic is at best important from prelims perspective. I don't think this is important from mains perspective. तो जनरल मनोज पांडे साहब अपॉइंट किए गए हैं एज 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, एंड ही विल बी टेकिंग ओवर फ्रॉम जनरल MM नारवने। तो MM नारवने साहब ने ऑफिस को, इंडियन आर्मी चीफ पोस्ट को डिमिट किया है और उसके जगह पे आए हैं जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे साहब की खासियत एक ये होगी कि ही विल बी द फर्स्ट आर्मी चीफ हु कम्स फ्रॉम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। तो आर्मी के अंदर अलग अलग कॉर्प्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे इन्फेंट्री कॉर्प्स, आर्टिलरी या आर्मर्ड कॉर्प्स। तो अभी तक जितने भी आर्मी चीफ आए थे सब या तो इन्फेंट्री, आर्टिलरी या आर्मर्ड कॉर्प्स से आए थे। जनरल मनोज पांडे साहब पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं, उस कमिंग फ्रॉम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर। अभी एक और बात समझो, जनरल MM नारवने साहब अभी तक आर्मी चीफ थे, अब उन्होंने उस पोस्ट को डिमिट किया है और उसके जगह पे आए हैं जनरल मनोज पांडे। उम्मीद की जा रही है कि जनरल MM नारवने साहब को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक बनाया नहीं गया है। यही तो ये इशू है। देखो, जनरल MM नारवने हैंग्स बूट्स बट मिस्ट्री ओवर नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिमेन्स। मनोज पांडे साहब तो आर्मी चीफ बन गए, लेकिन नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनेगा ये अभी तक पता नहीं। आपको पता होना चाहिए ना कि जनरल बिपिन रावत हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर। तो उसके बाद से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट खाली है और उम्मीद है कि जनरल MM नारवने साहब को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 2019 में पोस्ट क्रिएट किया गया था।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आप देख सकते हैं जनरल बिपिन रावत, पहले वो भी आर्मी चीफ थे, फिर उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कैसा होगा, ये तीनों जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, उनका चीफ होगा। एंड दैट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विल बी सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज फार एज सिक्योरिटी मैटर्स आर कंसर्न्ड। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। Coal sector was nationalized by Indira Gandhi government, absolutely correct, but coal blocks are not allocated on the lottery basis, so second statement गलत है। इसी के बेसिस पर जवाब निकल आएगा। Correct answer 1. Most of the Assam deposits are of lignite types, right, but they are not of Gondwana age, they are of tertiary age, so the correct answer is again A, and most of the coal reserves belongs to Jharkhand. That's all from our side for today. Thanks for watching.